तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंगचुआन जैसे होश में आता है तो वो देखता है कि वो अब भी उस जगह मौजूद है, मगर आसपास सब कुछ बिल्कुल चेंज हो चुका है। टूरियलम का नया जो लॉर्ड था वो अब जेंग नहीं था बल्कि अब क्यानमू था। उसे याद आता है कि उस एल्डर जिन यांग ने टाइम एंड स्पेस में कोई छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से उसका पास्ट बिल्कुल चेंज हो गया है और उसके पास डबल डबल मेमोरीज आ चुकी है। मगर क्यानमू लोगों को अपने बिग ब्रदर यानी कि टूरियलम आइलैंड के रियल मास्टर के पास मिलाने के लिए ले जाता है और वो मास्टर शुरू में बात करने से थोड़ा सा हिचकिचाता है, मगर उसका बात करने का तरीका ऐसा होता है कि मेंगचुआन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मगर वो मास्टर उसे समझाता है कि तुम्हें अब यहाँ से सीधा फर्नेस माउंटेन में जाना है, क्योंकि फर्नेस माउंटेन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक डिवाइन वेपन बनाया जा सकता है और डिवाइन वेपन के जरिए ही हम लोग डीमंस को हरा सकते हैं। तो क्यानमू लोगों को फौरन से एक शिप के जरिए फर्नेस माउंटेन की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात जी युआनटोंग से होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जी युआनटोंग के घर में आते हैं। जी युआनटोंग लोगों के लिए कोई खाना बना रहा होता है और वो लोग उस जगह एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और मेंगचुआन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कितना ज्यादा टाइम हो गया है। मगर जी युआनटोंग वो फौरन से उन लोगों के सामने दो बाउल्स लाकर रख देता है, जिस पर मेंगचुआन उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझसे थोड़ा दूर हटो। मगर जी युआनटोंग कहता है मुझे बताओ कि तुमने मेरी सिस्टर युनबाओ के साथ क्या किया है। एल्डर किनवू ने मुझे बताया था युनबाओ का सोल एसेंस वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, मगर उसकी स्पिरिट वो अब भी सही सलामत है और तुमने उसकी स्पिरिट को कहीं ना कहीं सेव किया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनते ही यहाँ पर ज़ुआंग चेन अपने उस सीक्रेट स्पेस के अंदर उस एक घंटी की तरफ देखता है जिसके नीचे एक छोटा सा पेट लटका हुआ था। और यहाँ मेंगचुआन कहता है लगता है कि अब मैं और ज्यादा नहीं छुपा सकता, अब तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, मैं उसकी सोल को सिक्योर करने में कामयाब हो गया था, मगर मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाया। ये सुनकर जी युआनटोंग गुस्से में आ जाता है और फौरन से एक प्याली में वाइन भरकर पीते जाता है और मेंगचुआन को बताता है कि एल्डर किनवू ने ही मुझे बताया है कि पाथ ऑफ ब्लेड एंड वार यही एक तरीका है जिससे मैं युआनबाओ को दोबारा से वापस ला सकता हूँ। ये सुनकर मेंगचुआन कहता है अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम यहाँ पर क्यों मौजूद हो। तुम इस पाथवे के जरिए अपनी सिस्टर को दोबारा रीइंकार्नेट करना चाहते हो। तो जी युआनटोंग उसे अपनी पावर शो करते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ सीख लिया है और अब मैं डिवाइन पाथवे को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने अपनी जितनी भी डिवाइन फाउंडेशन थी उसके जरिए एक हैमर फॉर्क किया है और हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से फॉर्गिंग मेथड पर काम कर रहा है और किसी भी तरह अपनी सिस्टर को रीइंकार्नेट करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। वो अपने हैमर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि एक डिवाइन वेपन के लिए वो इसे यूज कर सके और अपनी सिस्टर की सोल को और उसके एसेंस को दोबारा से जनरेट कर सके। वो उन लोगों को यह भी बताता है कि मैं इन वेपन्स के जरिए बहुत जल्द अपनी सिस्टर को दोबारा से लाइफ दूंगा। यहाँ पर मेंगचुआन पीछे मुड़ते हुए यान वुई की तरफ देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है यान वुई फौरन से जी युआनटोंग के ऊपर बहुत ही जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालता है, जिस पर युआनटोंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। वो फौरन से उन्हें कहता है कि तुम लोग आखिर चाहते क्या हो। मगर मेंगचुआन फौरन से एक नाइफ निकालता है और कहता है कि तुम अपनी सिस्टर के पास अगर मिलने के लिए जाओगे तो तुम तो उसे डरा दोगे, इसलिए तुम्हारा हुलिया पहले ठीक करना होगा। ये कहने के बाद वो उसके करीब जाता है तो हमें युआनटोंग की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि ये सब कुछ मैं खुद से कर लूंगा, मगर बाहर मौजूद वो लेडीज ये आवाजें सुनती है तो वो कहती हैं कि आजकल की जनरेशन वो काफी ज्यादा यंग और एनर्जेटिक होती हैं। और वहां पे मौजूद वो सेकंड लेडी कहती है एक तरफ ये यंग लोग हैं और दूसरी तरफ हमारा वो हस्बैंड है जो कि सुबह से अपने घर से बाहर तक नहीं निकला। मगर फर्स्ट लेडी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो अकेले ही बहुत ज्यादा काम करते हैं और साथ में हम तीनों की केयर भी करते हैं, तो इसलिए उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगता है और वो काफी मेहनत भी करते हैं। और ऊपर से अब मुझे लगता है शायद अब हमारी छुट्टियों के दिन भी खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर गुई हाई वो घर में खाना पका रहा होता है और दूसरी तरफ से क्यानमू दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही गुई हाई कहता है तुम काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो, मुझे नहीं लगता कि टूरियलम आइलैंड के शेडो गार्ड से कोई भी पंगा लेना चाहेगा। मगर क्यानमू कहता है कि रास्ते में मैं तुम्हारे कुछ जूनियर से मिला था, वो लोग तो हर वक्त तुम्हें डिफेंड करने के लिए तैयार मौजूद रहते हैं, उन्हें बस तुम्हारे बारे में कोई बात क्या कहो लोग तो बिल्कुल चिढ़ से जाते हैं और तुम्हें डिफेंड करने के लिए न जाने कैसी कैसी बातें करना शुरू कर देते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि वहां उसकी शिप में मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो तो गुई हाई को अपना लॉर्ड मानते थे और उसकी कोई बेइज्जती या फिर
कोई उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक बंदा तो कह रहा था कि लॉर्ड गुइहाई डीमन मार्शल के साथ फाइट कर चुके हैं और उनके साथ फाइट करने के बाद वो बिल्कुल सही सलामत वापस आए थे, उन्हें खरोच तक नहीं आई थी। ये सुनने के बाद यहाँ पर लॉर्ड गुइहाई कहता है कि तुम आखिर इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम मेरे जूनियर्स के साथ आर्ग्यू कर रहे थे, लगता है तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी है। ये सुनते ही क्यानमू कहता है कि हमें मिले हुए बस अभी कुछ देर ही हुई है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं स्मॉल माइंडेड हूँ, तुम्हें मेरी नजर का पता ही नहीं, मेरी नजरें बहुत तेज हैं। आजकल के दिनों में मैंने कुछ टाइम के लिए तुम्हारा भेस भी बदल कर देखा था और मैं तुम्हारे भेस में भी कुछ टाइम तक यहाँ वहाँ फिरा हूँ। यकीन जानो वो लोग तो मेरे पैर पड़ जाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब ये लोग मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाते थे। ये सुनकर लॉर्ड गुइहाई कहता है चलो ये तो और भी अच्छा है, इसलिए तुम्हें अब मेरे हिस्से का भी काम करना पड़ेगा। अगर तुम मेरा भेस लोगे तो तुम्हें एक वारगोट बनना पड़ेगा और तुम्हें फिर वार में जाना भी पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे पता भी चल जाएगा कि एक वारगोट होने का मतलब क्या होता है। मुझे ऐसा शख्स बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं जिसे हर वक्त बस स्पॉटलाइट चाहिए, जो कि हमेशा लोगों की नजरों में रहता हो। मगर फिलहाल तो ट्विन रियलम आइलैंड को तुम्हारे जैसे शख्स की ही जरूरत है, क्योंकि ट्विन रियलम आइलैंड को चलाने के लिए तुम्हारे जैसा ही एक चालाक और शातिर बंदा होना चाहिए। ये सुनकर क्यानमू कहता है कि अपनी ये ट्रिक मेरे ऊपर मत आजमाओ, तुमने हमारी टू रियलम आइलैंड की जितनी भी बैटल्स थी उनमें बहुत ज्यादा मेरिट कमाई है और सारी की सारी मेरिट अकेले ही अपने पास रखकर तुम यहाँ पर अब एक जगह कुकिंग कर रहे हो। ये सुनकर गुइहाई कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे हिस्से की मेरिट क्या वो मेरे पास आ गई है? मैं गुइहाई विडाओ हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस किस्म का गॉड ऑफ वार हूँ? तो क्यानमू कहता है मैं नहीं जानता, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो गुइहाई कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए, क्या तुम मुझे रेस्ट करना भी अलाउड नहीं करोगे? ये कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर कर देख रहे होते हैं और यहाँ पर गुइहाई एक कंबल उठाकर खाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ फर्नेस माउंटेन में जाऊं और एक ऐसे डीमन मार्शल के साथ फाइट करूं जिसे मारा नहीं जा सकता, और ऊपर से वो इटर्नल रिफ्ट जिसे कभी सील ही नहीं किया जा सकता, वहां पर जाकर मैं खुद अपनी मौत को दावत दूंगा। पर मैंने फिर भी यहाँ पर बैरियर लगाकर उन लोगों को एक जगह होल्ड तो किया हुआ है। तो क्यानमू कहता है चलो तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सी न्यूज सुना देता हूँ, असल में शांगलियो मर चुका है। ये सुनकर गुइहाई कहता है शांगलियो मर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई शख्स मर ही जाता है। मगर अचानक वो ककम्बर उठाते हुए एकदम सोच में पड़ जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? शांगलियो? क्या तुम्हारा मतलब था डीमन मार्शल शांगलियो वो मर चुका है? तो क्यानमू कहता है हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने, मैं डीमन मार्शल शांगलियो की ही बात कर रहा हूँ। मगर उसे अब भी यकीन नहीं आता, वो कहता है कि तुम जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। मगर क्यानमू उसे फिर से यकीन दिलाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। पर यहाँ पर गुइहाई फिर से गुस्से में भड़कते हुए कहता है तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक करने के लिए ही आए हो। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी से एनर्जी वेव्स रिलीज करता है जो कि बाहर बैठी हुई लेडीज को भी फील होती है। और यहाँ गुइहाई चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि पिछले कई सौ सालों में किसी ने भी डीमन मार्शल को मारा नहीं है, ना ही उन्हें मारा जा सकता है? पर क्यानमू कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर तुम खुद एक मर्तबा यू डायनेस्टी जाकर खुद से क्यों नहीं देख लेते? यू डायनेस्टी को हमने वापस हासिल कर लिया है और वो इटर्नल रिफ्ट भी पूरी तरह से सील हो चुकी है। ये सुनकर गुइहाई कहता है आखिर ये सब किसने किया? जिस पर क्यानमू से बताता है उसका नाम मेंगचुआन है। ये सुनते ही गुइहाई फौरन से अपनी कुर्सी की तरफ चला जाता है और उसे उठाकर दोबारा से बैठते हुए कहता है कि शायद इस मर्तबा सांगजुआन के पास कोई बहुत ही काबिल और टैलेंटेड न्यू डिसाइपल आ चुका है। मगर क्यानमू कहता है मुझे बताओ कि क्या तुम फर्नेस माउंटेन वापस लेना चाहते हो या नहीं? तो गुइहाई कहता है नहीं। ये सुनकर क्यानमू को भी झटका सा लग जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें जी युआनटोंग को दिखाया जाता है जो कि पहले की तरह ही यंग और हैंडसम दिख रहा था। उसे देखते ही वो तीनों ही लेडीज बिल्कुल हैरान हो चुकी होती हैं और सेकंड लेडी वो उठकर उसकी तरफ आते हुए कहती है कि क्या ये तुम ही हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम दिखते होगे। तुमने अपना ये रूप पहले क्यों नहीं दिखाया? हो सकता है शायद तुम्हारी सिस्टर्स वो तुम पर फिदा हो जाती। मैं तो तुम्हें देखकर पागल ही हो गई हूँ।
तो जी वांटोंग कहता है मैं असल में अपनी सिस्टर को देखना चाहता था और उसके लिए मैं उसे डराना नहीं चाहता। इतने में गुइहाई बाहर आता है और कहता है कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो कि जिस पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है। तो मेंगचुआन देखता है तो ये है गुइहाई विडाओ यानी कि गॉड ऑफ वार। मगर अचानक क्यानमू उसे धक्का देते हुए दूर हटाता है और कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, असल में इन लोगों को इनका फर्नेस माउंटेन वापस चाहिए ही नहीं। मगर गुइहाई उससे कहता है कि क्यानमू जरा खुद को देखो तो सही कि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है। वो फौरन से मेंगचुआन की तरफ आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारा नाम मेंगचुआन है। तो मेंगचुआन कहता है कि हाँ मैं ही मेंगचुआन हूँ। और फिर गुइहाई कहता है तुमने ही शांगलियू को मारा है, जिस पर मेंगचुआन हाँ कहता है। मगर यहाँ पर गुइहाई वो उसकी सोर्ड की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है कि मुझे ये सोर्ड चाहिए, जरा कुछ देर के लिए दिखाना तो सही। पर यहाँ मेंगचुआन शुरू में उसे सोर्ड देने से इनकार करता है तो गुइहाई कहता है कि चलो दे भी दो, मैं बस इस सोर्ड को देखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इसके अंदर एक स्पिरिट मौजूद है जिसे तुमने अभी तक अवेकन नहीं किया है। तो मेंगचुआन ये सुनते ही अपनी सोर्ड उसे दे देता है, जिस पर गुइहाई फौरन से उस सोर्ड को जैसे अपनी एनर्जी से कनेक्ट करके उसकी सोर्ड स्पिरिट को समन करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि मेंगचुआन के सीक्रेट स्पेस के अंदर डिवाइन स्ट्रिप्स उस सोर्ड से निकलते हुए सीधा बाहर की तरफ जाती जा रही होती हैं और देखते ही देखते वो सारी स्ट्रिप्स एक जगह इकट्ठी होकर एक ह्यूमन फॉर्म लेती हैं और वो स्पिरिट वहां से फिर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है। ये देखते ही मेंगचुआन उसका पीछा करने की कोशिश करता है मगर उसे गुइहाई रोक लेता है और गुइहाई वो अपनी उन तीनों लेडीज से कहता है कि जरा ये छोटा सा काम तो कर देना। और वहां पर सबसे पहले थर्ड लेडी जो कि फायर फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकती है वो कहती है कि मैंने नाश्ता तो कर लिया है, चलो अब थोड़ी सी वार्म अप हुई हो जाए, इससे मेरा सारा खाना हजम हो जाएगा। और सेकंड लेडी भी कहती है कि खाना खाने के साथ हेल्थ को भी मेंटेन करना है तो ये काम करना पड़ेगा और वो भी उसके पीछे चली जाती है। जिसके बाद वहां पर फर्स्ट लेडी आती है और वो मेंगचुआन से कहती है कि तुम बस यहीं पे इंतजार करो, हम अभी आते हैं। ये कहने के साथ वो लोग फौरन से उस स्पिरिट का पीछा करते हैं और हमें दिखाया जाता है वो लोग स्पिरिट के पीछे जाते जा रहे होते हैं और फर्स्ट लेडी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे एरिया को स्कैन कर लेती है ताकि वो स्पिरिट जहां भी जाए वो उसे आसानी से ढूंढ सके। इसलिए वो उसकी मूवमेंट पर अच्छी तरह से नजर रखती है और दूसरी वाली अपनी सोल लैंप के जरिए उस पर अटैक किए जा रही होती है, जिससे उस सोर्ड स्पिरिट को बचने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो अटैक्स बहुत ज्यादा थे। ऊपर से थर्ड लेडी भी काफी स्ट्रांग होती है मगर वो स्पिरिट किसी तरह उनसे निकल जाती है और तेजी से भागते हुए काफी दूर निकल आती है। और हमें दिखाया जाता है वो सोल फ्लेम गर्ल अपनी सोल फ्लेम्स के जरिए दोबारा से अटैक करना शुरू कर देती है और फर्स्ट लेडी सबको उसकी लोकेशन और उसकी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से बताती है कि वो कहां पर है। ये देखते ही वहां पर थर्ड लेडी उसके पास पहुंच जाती है और उसका पीछा करते हुए उसके बिल्कुल बराबर आकर कहती है कि सुनो बच्चे, अगर तुम भागते भागते थक गए हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, अब एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी सिस्टर की बात मानो। इतना कहते ही वो उसे एक बहुत ही जोरदार पंच दे मारती है जिससे वो स्पिरिट बॉय तो वहां से दूर जाकर गिरता है। मगर वो लेडी देखती है कि वो अपनी सोर्ड के साथ कोई स्ट्राइक करने वाला है, जिस पर वो उस बॉय से कहती है कि लगता है तुमने अपने ओनर से कुछ ना कुछ स्किल सीख लिए हैं। इतने में वो स्पिरिट बॉय एक स्लैश अटैक रिलीज करता है जो कि वो लड़की आराम से डॉज कर लेती है और फौरन से उसका हाथ आकर पकड़ लेती है, जिस पर वो स्पिरिट बॉय अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता और वो लेडी उसे इतनी जोरदार किक दे मारती है कि उसकी हेकड़ी तक निकाल देती है। उससे कहती है अगर तुम सिस्टर की बात नहीं मानोगे तो सिस्टर तुम्हें इसी तरह ही सबक सिखाएगी। जबकि यहाँ पर फर्स्ट लेडी उसे सील करने के लिए दोबारा से अपनी सीलिंग पावर को यूज करती है और उसे पूरी तरह से एक जाल में फंसाने की कोशिश करती है। मगर वो स्पिरिट बॉय अपनी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हुए उस थर्ड लेडी पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लेडी उसे मुंह से पकड़ते हुए बहुत ही जोर से जमीन पे मारते हुए कहती है कि बच्चे, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतने में फर्स्ट लेडी अपनी सील के जरिए उसे ट्रैप करने की कोशिश करती है और दूसरी सेकंड लेडी सोल रिटर्निंग टेक्निक को यूज करते हुए उसे दोबारा से उस सोर्ड के अंदर सील करने की टेक्निक को यूज करती है। और हमें फिर वहां पर बहुत सारी स्पिरिचुअल रोप्स दिखाई देती है जो कि उसे चारों तरफ से लॉक करती हैं और थर्ड लेडी उसे उन रोप्स के जरिए बहुत ही ज्यादा आग से जलाने की कोशिश करती है। इतने ज्यादा टॉर्चर की वजह से वो स्पिरिट बॉय बहुत ज्यादा तकलीफ को फेस करता है मगर उसके बावजूद भी वो अभी तक रेजिस्ट कर रहा था। ये देखने के बाद फर्स्ट लेडी अपनी सप्रेसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसे दोबारा से सप्रेस करके उसी सोर्ड के अंदर सील कर देती है। इस तरह मेंगचुआन की वो सोर्ड दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल बन जाती है और वो तीनों ही लेडीज फौरन से उसी सोर्ड को उठाकर वापस से उस लॉर्ड गुइहाई के पास आती हैं और वो सोर्ड उसके
हवाले कर देती है। लॉर्ड गुइहाई उस सोर्ड को खोलकर देखता है और फिर कहता है कि जैसा कि मैंने सोर्ड के बारे में सोचा था, ये सोर्ड नेचुरली एक डिवाइन वेपन बनने के लिए ही पैदा हुई है। ये कहकर वो उस सोर्ड को मेंग जुआन के हवाले कर देता है, जिस पर मेंग जुआन कहता है क्या मतलब है नेचुरली बोर्न डिवाइन सोर्ड। तो लॉर्ड गुइहाई उसे बताता है कि सोर्ड मटेरियल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आखिर में वो सोर्ड बिल्कुल लाइफलेस होती है। मगर जहां तक बात एक ट्रू डिवाइन वेपन की होती है तो उस डिवाइन वेपन की अपनी थॉट्स होती हैं, उसकी अपनी अवेयरनेस भी होती है। इसलिए उस सोर्ड को कोई वेपन नहीं कहा जाता बल्कि उसे सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये सुनने के बाद वो लोग फिर जी युआनटोंग से कहते हैं कि अब समझ में आया कि तुम युआन बाओ को अपनी सोर्ड टेक्निक के जरिए वापस कैसे ला सकते हो। असल में जी युआनटोंग ऐसे डिवाइन वेपन को क्रिएट करना चाहता था जिसके जरिए वो एक ऐसी सोर्ड बनाए जो कि हेवन रैंकिंग की हो। उसके जरिए वो अपनी सिस्टर की सोल को उसके अंदर एक मर्तबा लॉक कर दे तो वो जब चाहे फिर उससे दोबारा मिल सकता है। अगर यहाँ गुइहाई कहता है कि जितने भी डिवाइन वेपन्स हैं वो सारे मैन मेड्स नहीं हैं। कुछ डिवाइन वेपन्स तो नेचुरली डिवाइन बोर्न होते हैं। शुरू में वो सारे ही वेपन्स ऑर्डिनरी वेपन्स की ही तरह होते हैं, मगर गुजरते टाइम के साथ साथ वो सोर्ड्स अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करती जाती है और एक दिन इतनी ग्रो कर जाती हैं कि वो डिवाइन लेवल को भी अचीव कर लेती हैं। और इन्हीं सोर्ड्स को कहा जाता है नेचुरली बोर्न डिवाइन सोर्ड, जो नेचुरली डिवाइन सोर्ड तक पहुंचने के लिए ही बनी होती है। तो गुइहाई उसे बताता है कि असल में सोल रियलम को अवेकन करने के लिए न सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम लगता है बल्कि उसके जरिए टैलेंट और स्किल्स भी होना बहुत जरूरी है। और जो भी कल्टीवेटर होता है वो अपनी सोर्ड के अंदर अपने सोर्ड इंटेंट को फिल करता जाता है और जब उसका सोर्ड इंटेंट पूरी तरह से फिल अप हो जाता है तो एकदम वो एक ऐसे रियलम में आ जाता है जिसे सोल रियलम कहा जाता है। जब तुम इस लेवल को अचीव कर लोगे तो तुम्हारे पास न सिर्फ टॉप लेवल की डिवाइन सोर्ड टेक्निक्स होंगी बल्कि तुम्हारे पास ऐसी स्क्रिप्चर्स भी आ जाएंगी जो कि टॉप लेवल की होंगी। जैसे ही तुम उन स्क्रिप्चर को मास्टर कर लोगे तो तुम उनके जरिए बहुत सारी सोल्स को समन कर पाओगे जो कि में तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। यूं समझ लो कि ये एक ऐसा डिवाइन पाथ है जो कि सीधा डाउन लेवल तक जाता है, मगर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, इसीलिए तुम्हें सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है। और जहां तक तुम मेरे उस लास्ट वाले मेथड की बात कर रहे हो तो वो मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुम्हारी सोर्ड वो एक नेचुरली डिवाइन बोर्न सोर्ड है या नहीं। नेचुरली डिवाइन बोर्न सोर्ड्स वो तुम्हारे अपने स्किल्स को मैच करती है, और अगर मैं तुम्हारी सोर्ड के अंदर मौजूद स्पिरिट को रिफाइन कर लेता हूं तो ये प्योरली गॉड लेवल की सोर्ड बन जाएगी। और मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे पास इसीलिए ही भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारी सोर्ड के अंदर मौजूद स्पिरिट को रिफाइन करूं। इस तरह तुम अपने सोल ब्लेड को एक बार में ही कंडेंस कर लोगे। तो मेंग जुआन कहता है कि मेरी ज़ेन्वू सोर्ड का क्या होगा जब वो सोर्ड पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगी। तो गुइहाई कहता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी सोर्ड इस तरह एक डिवाइन रैंकिंग तक भी जा सकती है, मगर फिलहाल मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि डिवाइन रैंकिंग वो एक फिक्स्ड रैंकिंग है। अगर हम लोग इसे एक मर्तबा डिवाइन लेवल तक लेकर जाते हैं तो फिर उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं होते। मगर जहां तक बात नेचुरली डिवाइन बॉन्ड सोर्ड्स की होती है तो वो डिवाइन वेपन बनने के बाद भी खुद को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकती है, और हो सकता है कि तुम्हारी सोर्ड वो एक टाइम पर एक हाईएस्ट लेवल की हेवन रैंकिंग की सोर्ड बन जाए, एक ऐसी सोर्ड जो कि किसी किंग लेवल के डीमन को भी आराम से सील कर पाएगी। और तुम्हारी उस स्पिरिट ने ऑलरेडी एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया है, मगर अभी उसका कोई शेप नहीं बना है। आगे चलकर वो एक प्रॉपर ह्यूमन शेप में भी आ जाएगी, जिसके बाद तुम दोनों एक साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करके बड़े पावरफुल अटैक्स भी कर पाओगे। इतना कहने के बाद वो मेंग जुआन को शोल्डर से हाथ डालकर आगे की तरफ लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने सीक्रेट वार टेक्निक के बारे में बताता हूँ। मेरी सीक्रेट वार टेक्निक्स भी यहीं से ही आई है। अगर बीच में क्या हुआ आता है और उन दोनों को दूर हटाता है और फिर गुइहाई से कहता है तुम इसे बिला वजह अपनी बेकार की सोर्ड टीचिंग्स मत देना, बस मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमारे साथ फर्नेस माउंटेन चल रहे हो या नहीं। तो मेंग जुआन कहता है हाँ, हमें वहां जाना ही चाहिए, फर्नेस माउंटेन हमारा है तो उसे हम लेकर रहेंगे। ये सुनकर गुइहाई थोड़ा सा हैरान हो गया था, मगर वहां बैठी हुई लेडीज वो कहती हैं कि ये लड़का काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इतना कहते ही वो थर्ड लेडी फौरन से उसके पास जाती है और अपनी फिंगर से उसके माथे पर जोर से मारते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों को फर्नेस माउंटेन की सिचुएशन के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं। वहां पर डीमन मार्शल लू वू मौजूद है और उसके अंडर में 2 फोर्थ हेवन डीमन किंग्स भी काम करते हैं। और दूसरी तरफ गुइहाई भी कहता है कि मैंने क्या मुंह से सारी बातें सुन ली है
उसने बताया है कि तुमने शांगलू को मारा है, इटर्नल स्पेस रिफ्ट को भी डिस्ट्रॉय किया है, मगर यहाँ पर सिचुएशन अलग है। भले ही आज से पहले किसी ने भी किसी डीमन मार्शल को नहीं मारा था, मगर यहाँ पर जब से डीमंस ने कब्जा किया है उन लोगों ने ड्रैगन वेन्स को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है। ऊपर से वो इटर्नल स्पेस टाइम रिफ्ट भी वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से डीमंस कभी भी अपने बैकअप के लिए बहुत सारे डीमंस को बुला सकते हैं। यू डायनेस्टी की बैटल में तुम्हारे पास ड्रैगन वेन पावर मौजूद थी और ऊपर से तुम्हारे पास एक अज़ूरा वॉरियर भी मौजूद था। यही वजह है कि तुम किसी तरह डीमन मार्शल शांगलू को मारने में कामयाब हो पाए थे। अगर वो लोग वहां पर तुम्हारा साथ ना देते तो शायद तुम्हारे लिए शांगलू को मारना बहुत ही मुश्किल होता। तो मेंगजुआन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब की बार में क्या फर्क है। ये कहने के बाद वो अपने दोस्तों की तरफ जाता है और फिर कहता है कि मेरे दोस्तों को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। मगर यहाँ पर यान वुई कहता है कि क्या तुम्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ ये एग्रीमेंट किया था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे और सिचुएशन को देखेंगे, हमने किसी वार को ज्वाइन करने का एग्रीमेंट नहीं किया, इसलिए तुम ये बात बिल्कुल भी कंफर्म मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मगर जहां तक बात जी युआनटोंग की होती है तो वो कहता है कि मैंने अपनी सिस्टर को किसी भी तरह जिंदा करना है, उसके लिए मैंने वहां फर्नेस माउंटेन में हर हाल में जाना है, चाहे उसके लिए मुझे खुद अकेले ही क्यों न जाना पड़े, मैं जाऊंगा। ये सुनकर वो तीनों ही लेडीज उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं, अरे वाह लिटिल ब्रदर, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, कम ऑन अभी ही चले जाओ और फौरन से अपनी सिस्टर को जिंदा करके ले आओ। मगर गुइहाई उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर सिचुएशन ये भी है कि सिर्फ हमें वहां जाकर डीमंस का मुकाबला नहीं करना, बल्कि डीमंस के कब्जे में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि डीमंस हमें प्रेशराइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि लास्ट बैटल में जब मेरी वाइफ अपने मार्शल वॉरियर्स के साथ मिलकर उनका मुकाबला कर रही थी और वो लोग बैटल हार गए थे, तो उस टाइम पर कुछ सोल्जर्स डीमंस के कब्जे में आ गए थे और उस वक्त से लेकर अब तक उन लोगों ने उन सारे लोगों को वहां पर कैद करके रखा हुआ है। और ऊपर से न जाने कितने ही सिविलियंस भी वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि वो स्पेस टाइम रिफ्ट तो सिविलियन एरिया के पास में ही ओपन हुई थी। यही वजह है कि हम लोग इतने लंबे टाइम से फर्नेस माउंटेन को वापस नहीं ला पाए और ना ही हमने दोबारा कभी काउंटर अटैक किया था, क्योंकि अगर हम लोग एक मर्तबा भी अटैक करते हैं तो सारे सिविलियंस और वॉरियर्स मार दिए जाएंगे। हमें पहले जरा उन सिविलियंस के बारे में जाकर पता लगाना होगा कि वो किस हाल में है। एक मर्तबा हम लोग उन्हें रेस्क्यू कर लें तो उसके बाद फिर हम लोग डीमंस की ऐसी तैसी कर देंगे। तो मेंगजुआन कहता है, अच्छा तो फिर हम लोग वहां पर छुपकर जाएंगे कैसे। जिस पर गुइहाई कहता है, शायद क्यानमू ने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है। ये कहते ही क्यानमू जैसे एक चुटकी बजाता है तो वो फौरन से मेंगजुआन को और उसके दोनों दोस्तों को ट्रांसफॉर्म करके छोटे डीमंस में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर मेंगजुआन खुद भी बिल्कुल हैरान हो गया था कि वो एक छोटे से वुल्फ में कन्वर्ट हो गया है और यान वुई एक व्हाइट रैबिट बन गया था और दूसरी तरफ क्यानमू खुद को भी ट्रांसफॉर्म करता है और एक रेड वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि हमारे ऑपरेशन का कोड वर्ड है। ये कहते ही वो वुल्फ वाली आवाज निकालता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।